Hello, friends. I hope that you all will be fine. Today's topic is about taxability of virtual digital assets. This concept was introduced in India on April 1, 2022. The taxability began with this introduction, but as far as the legality of trading of crypto in India, it is still not clear. दोस्तों 1 अप्रैल 2022 को ये तो तय हो गया था कि भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के द्वारा जो इनकम कमाई जाएगी उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसका जो व्यवसाय है वो लीगल है या इलीगल है। लेकिन आयकर कानून का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कोई भी इनकम हो, चाहे वो लीगल इनकम हो चाहे वो इलीगल इनकम हो, अगर वो इनकम है तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होती हैं, अगर हमें जानना है तो इसके लिए हमें सेक्शन 2 क्लॉज 47A को देखना होगा। ये क्लॉज ये जो सेक्शन है क्या कहता है? ये कहता है कि कोई टोकन है, कोई कार्ड है, कोई इंफॉर्मेशन है, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है अगर उसको क्रिप्टोग्राफिक मींस के द्वारा ऑब्टेन किया गया है, लेकिन इसमें इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी शामिल नहीं है। इसके अलावा बाद में एक नोटिफिकेशन के द्वारा ये क्लियर किया गया कि इसमें बाउचर शामिल नहीं है, रिवॉर्ड पॉइंट शामिल नहीं है, माइलेज पॉइंट शामिल नहीं है, लॉयल्टी पॉइंट शामिल नहीं है, लेकिन इसके अंदर नॉन फंजिबल टोकन को शामिल किया गया है। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसको हम साधारण भाषा में क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और व्यवसाय भी करते हैं। जैसे कि बिटकॉइन है, डॉगी कॉइन है और बहुत सारे कॉइन हैं। इनके बारे में सब ज़्यादातर लोग पता है, लेकिन एनएफटी क्या है, नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, इसके बारे में क्लैरिटी कम है। जबकि नॉन फंजिबल टोकन्स को भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन में शामिल किया गया है और इसको एक मूवेबल एसेट्स का नाम दिया गया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या हैं। मैं एक आसान से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक नया कलाकार मुंबई में आता है, पहली फिल्म में काम करता है और पहली फिल्म में काम करके लोग उसकी बड़ी तारीफें करते हैं कि बड़ा अच्छा एक्टर है ये, और मैं उस कलाकार को 1 लाख रुपए दे करके उससे एक दिन डिनर करने का जो राइट है खरीद लेता हूं। लेकिन किस दिन मैं डिनर करूंगा उसके साथ में, वो अभी तय नहीं हुआ है, और उसने कह दिया कि जिस दिन आप कहोगे उस दिन मैं आपके साथ डिनर करूंगा, और मैंने उसको क्या है 1 लाख रुपए दे दिए। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 10 साल के बाद वो एक्टर बहुत नाम कमा ले, बहुत पॉपुलर हो जाए, और ऐसा मान लेते हैं हो जाता है 10 साल के बाद जो मेरे पास उसके साथ डिनर करने का राइट है वो मैं बेच देता हूं किसी और को 10 लाख रुपए के अंदर। तो आप जानते हैं कि मैंने यहां 9 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है। अब मैंने 9 लाख रुपए प्रॉफिट किस चीज को बेच कमाया है? दोस्तों ये राइट था, डिनर का जो राइट था मेरे पास में उस एक्टर के साथ, इसे बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। आजकल इस तरह के राइट भी बिक जाते हैं, ये भी डिजिटल राइट होते हैं। जैसे आजकल क्या है, डिजिटल पेंटिंग बिक जाती हैं, डिजिटल जो आप क्रिएटिव आर्ट है, ड्राइंग है, वो बिक जाती हैं। तो नॉन फंजिबल टोकन का दायरा बहुत बड़ा है। अमिताभ बच्चन के द्वारा लिखा गया लेटर बिक जाएगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अब भारत में टैक्सेबिलिटी के दायरे में है। इस पर जो टैक्स लगता है वो लगता है 30% के रेट से, जो सेक्शन 115 बी एच है उसमें ये रेट बताया गया है। जब आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट गणना कैसे की जाती है? गणना करना बड़ा आसान है। मान लीजिए आपने कुछ बिटकॉइन खरीदे 2 लाख रुपए के अंदर और बाद में आपने उन्हें 5 लाख में बेच दिया, तो सीधा आप 5 लाख रुपए जो सेल कंसीडरेशन है उसमें से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो परचेज प्राइस है, वो लेस कर दीजिए। तो सेल प्राइस में से अगर परचेज प्राइस को आप लेस करेंगे तो आपके पास कैपिटल गेन का अमाउंट आ जाएगा और यही इनकम है जिस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सवाल उठता यह है कि अगर आप इसे वर्चुअल जो आपका डिजिटल एसेट्स है उसको आप होल्ड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तरह, तो जो इनकम इसमें होगी उसको आप कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन कैपिटल गेन निकालते हुए आपको इतना ही कहा गया है लॉ के द्वारा कि आप सेल प्राइस में से परचेज प्राइस को लेस करेंगे और जो परचेज प्राइस है उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना ही एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। मान लेते हैं कि अपना बिटकॉइन बेचते हुए या कोई क्रिप्टो करेंसी बेचते हुए आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की फीस पे करी है, ब्रोकरेज दी है, वो खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे इनकम निकालते हुए, उनको आप लेस नहीं करा पाएंगे। बस सेल प्राइस में से आपको परचेज प्राइस लेस करना है और जो कैपिटल गेन बच जाएगा उसी पर आपको टैक्स पे करना है। तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर अलाउ नहीं होगा और इंडेक्सेशन का फायदा भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब परचेज प्राइस को आप महंगाई के साथ यहां पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने कितने टाइम पीरियड्स को होल्ड किया हो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, चाहे ये लॉन्ग टर्म की फॉर्म में हो या शॉर्ट टर्म की फॉर्म में हो, इससे फर्क पड़ता नहीं है। टैक्स का रेट जो है वो 30% ही है। तो सिंपल तरीके से आप क्या है, इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता यह है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करते हैं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का जो हेड है उसमें इसको आप शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर और इसमें बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगी, उसको आप दिखाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड के अंदर। लेकिन ध्यान ही रखना है कि चाहे आप कैपिटल गेन के रूप में दिखाएं इसको, चाहे इनकम फ्रॉम बिजनेस दिखाएं, टैक्स का रेट वही रहेगा 30%। और मैंने बताया आपको अभी इसमें कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता है, सीधा सेल प्राइस में से आप परचेज प्राइस को लेस करते हैं, ना इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है और ना ही आपको एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर लेस करवाए जाते हैं। अब कई बार सवाल ये उठता है कि आपको इनकम नहीं हुई, लॉस हो गया, तो क्या जो ये लॉस आपको हुआ है किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बेच करके, क्या इसको आप सेटअप करा सकते हैं किसी और इनकम से? देखिए दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बेच करके जो प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो उसका सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, ना ही उसके लिए इंटरसोर्स सेट ऑफ अलाउड है, ना ही इंटरहेड, और ना ही उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं। इंटरसोर्स का मतलब क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपने बिटकॉइन बेचा, उस पर आपको 2 लाख का लॉस हुआ, डॉगीकॉइन बेचा तो आपको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो जो बिटकॉइन का लॉस है, क्या आप डॉगीकॉइन के प्रॉफिट से एडजस्ट कर पाएंगे? ये दोनों जो आपका ट्रांजैक्शन है एक ही हेड में आ रहे हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। लेकिन क्या आप बिटकॉइन के जो लॉस को डॉगीकॉइन के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं? कानून के हिसाब से नहीं। इंटरसोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप जो आपका बिटकॉइन का लॉस है किसी और हेड की इनकम से, सैलरी की इनकम से अपनी, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, या किसी और इनकम से कर सकते हैं एडजस्ट? नहीं। क्या आप इस लॉस को आने वाले ईयर में ले जा करके
सेटअप करा सकते हैं? नहीं। तो ना ही इंटर सोर्स अलाउड है, ना ही इंटर हेड अलाउड है, ना ही कैरी फॉरवर्ड अलाउड है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लॉस के लिए। अगला सवाल यह है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आपको गिफ्ट के रूप में मिलती है, अगर आपको आपकी मैरिज के समय या वसीयत के द्वारा या इनहेरिटेंस में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मिल रही हैं, तो इनकी वैल्यू आपके लिए एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। दूसरी बात, अगर आपका कोई रिलेशन वाला, जैसे आपकी मदर है, फादर हैं, आपकी सिस्टर है, आपका ब्रदर है, इस तरह के जो परिवार के लोग हैं, अगर आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स गिफ्ट करते हैं, उस पर भी कोई टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन अगर कोई परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को गिफ्ट कर रहा है, तो 50,000 रुपए तक की वैल्यू की जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इससे ज्यादा वैल्यू की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगर आपको गिफ्ट मिल रही है किसी आपका ऐसे व्यक्ति जो परिवार का नहीं है, जो आपके रिलेशन में नहीं आता है कानून के हिसाब से, तो पूरा अमाउंट जितनी वैल्यू की आपको मिल रही है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। तो आज हमने बात करी टैक्सेबिलिटी ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं जल्दी क्या आप क्वेरी को हल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।